गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम क्लास ले रहे हैं, वो है लेसन 2 पॉलिटिकल साइंस, जिसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो हमारे कितने मूल अधिकार है? तो 7 है। अब एक हटा दिया गया है, वो तो संपत्ति का अधिकार। जो पहला जो अधिकार है अपना, वो है समानता का अधिकार। तो कितने अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो आर्टिकल 14 क्या है? वो है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या बताता है? कानून के समान समानता। यानी राज्य क्या करेगा? किसी व्यक्ति के कानून के समक्ष समानता से क्या नहीं करेगा? वंचित नहीं करेगा। कानून क्या है? सबके लिए समान है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? जन्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। फिर अपन आते हैं कि आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसरों की समानता। यानी सभी को क्या है? अवसरों की समानता है। सरकारी नौकरी में सभी को क्या है? अवसर की समानता है। इसमें भी क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। छुआछूत का अंत। अब भारतीय संविधान में क्या दिया गया है अपने देश में, भारत में, कि जो छुआछूत है उसका क्या कर दिया गया है? अब अंत कर दिया गया है। कोई भी धर्म, कोई भी मंदिर, मस्जिद, तालाब, कुएं, बावड़ी, किसी में भी जाकर पानी भर सकता है या किसी में भी जा सकता है। उपाधियों का अंत। अब क्या कर दिया गया है? उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। केवल 2 ही उपाधियां हैं, एक तो पीएचडी की और एक किसकी? जो कर्नल होती है, जो आर्मी का कर्नल होता है, उसकी। ये 2 उपाधियां हैं, बाकी और सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये था समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक। आगे हम चलते हैं इससे। सॉरी, मैं डेट नहीं चेंज किया, आज हो गई ना। दूसरा आता है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप क्या देख रहे हैं हमारी क्लास से? मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रो। हमारी देख रहे हैं आप क्लास स्टडी पॉइंट क्लासेस कालवाड़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए, हर क्लास की आपके पास पहुंचने के लिए। तो आइए अब हम आप फिर से आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 एक है, वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी 19(1) सभी को क्या है? विचार करने की और उसको पालन करने की या उससे काम करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अब 19(2) इसमें क्या है? इसमें है सभा एवं संगठन की स्वतंत्रता। सभा एवं संगठन की स्वतंत्रता।
आर्टिकल 19(2) क्या है? सभा एवं संगठन की स्वतंत्रता। 19(3) है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ व संगठन बना सकते हैं, लेकिन राज्य के हित में प्रतिबंधित किया गया है। यानी वो क्या कर सकते हैं? सभा एवं संगठन 19(3) में क्या दिया गया है? वो क्या कर सकते हैं? सभा एवं संगठन बना सकते हैं, लेकिन वो क्या है? राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के हित में प्रतिबंधित किया गया है। तो उन्हें क्या है? सभा एवं संगठन बनाने के अधिकार है और उसे राष्ट्र के हित में प्रतिबंधित किया गया है। ये 19(3) है। तो ये क्या हो गया? आर्टिकल 19(3). अब 19(4) क्या कहता है? भ्रमण की स्वतंत्रता। तो हमें पूरे भारत में हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें क्या है? वो इस आर्टिकल में दिया गया है कि भ्रमण की हमें स्वतंत्रता है। 19(5) क्या कहता है? 19(5) कहता है कि निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। 19(6) रोजगार व व्यवसाय की स्वतंत्रता। तब 19(6). अब 19(7) था जिसे अब उठा लिया गया है, वो था संपत्ति का अधिकार। वो था 300 में उसे क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। तो निवास की स्वतंत्रता, हम पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं। रोजगार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 19(6) क्या कहता है कि रोजगार और सभी को व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। अब है ये हो गए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और अब आएगा अनुच्छेद, इसमें आएगा 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? इसमें पहला है, तो वो क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी व्यक्ति को, यदि किसी भी अपराधी व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता? पक्ष व विपक्ष की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 क्या कहता है? तो किसी भी अपराधी को पक्ष या विपक्ष की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब इसमें सेकंड जो है, यानी एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाता है। थर्ड है इसका, वो है
कि यानी जिस समय जिस व्यक्ति को क्या हो, यानी दंड किया है या तो व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे उस समय की कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये क्या था, आर्टिकल 20 था। 22 में क्या था, एक में किसी भी अपराधी व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, या एक अपराधी के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, या कोई भी व्यक्ति यानी जिस समय अपराध करता है उस समय क्या करेगा, वो उसे उस समय के कानून के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी, उस समय उसके अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। तो ये था आर्टिकल 20। अब आते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है सबसे छोटा है, किसी व्यक्ति को जीवन जीने से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। उसे क्या है, जीवन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति को प्रश्न पूछने की क्या है, स्वतंत्रता। दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर थाने से न्यायालय उपस्थित करने का अधिकार अधिकार। अब इसमें तीसरा है, वो है कानून की सहायता, कानून की व वकील की व्यवस्था करने का अधिकार। ये क्या है आर्टिकल 21, यानी उसे क्या है, किसी जीवन जीने से वंचित नहीं, सॉरी यहाँ गलत है,
जीवन जीने से वंचित नहीं कर सकता, यानी उसके जो जीवन है उसे दिया है, भगवान ने दिया है, उससे हम राज्य क्या करेगा, उसे वंचित नहीं कर सकता, यानी उसे जीवन जीने की क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता है। अब एक किस कहता है, ये 22 एक क्या कहता है कि अगर बंदी या गिरफ्तार व्यक्ति को क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या न्यायालय पेश करना पड़ता है, और वो क्या कर सकता है, कानून की सहायता ले सकता है, और वकील को हायर भी कर सकता है। अब है 3 तीसरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो है 23 से 24। तो आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 24 कहता है कि बेकारी पर रोक, बेकारी पर रोक लगाने की बात कहता है। आर्टिकल 25 बलात्सरम, यानी बच्चों को कारखानों पर काम करने पर पूर्णतः रोक। लगाई गई है। तो ठीक है, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 23 के है, बेगारी पर रोक, बलात्सरम, बच्चों के लिए कारखानों पर काम करने की पूर्णतः रोक लगाई गई है। फिर हम देखते हैं, अब है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल 25 से 29। इसमें फर्स्ट क्या आएगा, धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। धार्मिक आचरण एवं प्रचार की, यानी इसमें क्या कह रहा है कि सभी राज्य के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को क्या करता है, धार्मिक आचरण और उसे प्रसार की स्वतंत्रता देता है, यानी वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 26, तो वो क्या है, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी जितने भी अपने धार्मिक मामले होते हैं, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, किसी भी कहीं पर भी जाना, उन पे क्या है, प्रबंध की स्वतंत्रता। उन्हें प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है, उस पर क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। अब आर्टिकल 27 कहता है, यानी धर्म के आधार पर ली गई राशि क्या होगी, कर मुक्त। धर्म के आधार पर ली गई राशि कर मुक्त।
आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28 और ये होगा 29। यानी जो भी धर्म पे कोई भी दान धन्य जो भी राशि आएगी वो क्या होगी, कर मुक्त होगी। उस पर कोई भी राज्य कर नहीं लगा सकता, राज्य का कर उस पर नहीं लगेगा। अब इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। यानी जो धर्म की शिक्षा की स्वतंत्रता दी गई है, यह आर्टिकल 29 कहता है। अब है शिक्षा व संस्कृति की स्वतंत्रता, 29 से 30 आर्टिकल। शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। जो मैंने आपको पहले आर्टिकल बताए थे वो थे कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार वो था 25 से 28 तक, और जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो 29 से 30 तक है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यक लोगों को जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या कहता है, भाषा, लिपि व संस्कृति को, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। जो अनुच्छेद क्या है 29 और अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उस पर शासन करने का अधिकार। यानी वो शिक्षण संस्था चला सकते हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्था चला सकते हैं, उन पे अपने अधिकार कर सकते हैं और उन पे उनकी स्थापना कर सकते हैं। उनको ये कह दिया गया है आर्टिकल 30 के अनुसार उनको स्वतंत्रता दी गई है। अब है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लास्ट आर्टिकल पे आ रहे हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 6 नंबर। अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 क्या कहता है, सॉरी अनुच्छेद 32। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय व
आत्मा कहा है। तथा अनुच्छेद 226 के तहत हम क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कब? अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दे सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। कब? जब हमने जो हमारा जो समानता का अधिकार है, तो इन 6 अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है राज्य, तो हम उच्च न्यायालय की याचिका दर्ज करा सकते हैं। और फिर आगे हम इस पे उच्च जो न्यायालय है उसमें 5 रिट जारी करता है। वह कौन कौन सी है देखते हैं आगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। बंदी बनाया गया है, ये क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें है आगे परमादेश। न्यायालय उस व्यक्ति को उस पदाधिकारी को या व्यक्ति को ये रिट जारी करता है। अब मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये रिट जारी करता है जो क्या हो, अपने पद का पूर्ण रूप से समुचित क्या नहीं कर रहा हो, पालन नहीं कर रहा हो, उसके लिए क्या जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। अब प्रतिषेध लेख तो ये क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई न करे, ये उनके अधिकार में नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और न्यूनतम न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि वो इस मामले में क्या नहीं करे, कार्रवाई नहीं करे, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो प्रतिषेध लेख यही बताता है कि ये न्यायालयों के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। मैंने आपको जो बता दिया। उत्प्रेक्षण लेख क्या कहता है कि किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए किया जाता है। यानी
किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में, भाई निम्न से क्या, उच्च न्यायालय में भेजने की नहीं। भाई अगर निम्न न्यायालय उसे संभाल नहीं पा रहा या उसमें कुछ खारिज वारिज हो गया है हो, तो वो क्या करता है कि जो निम्न उच्च न्यायालय है उसको वो उस केस को वो हैंडल करता है। फिर आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी सरकारी अर्ध सरकारी निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो ऐसा आदेश जारी कर सकता है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी और असरकारी तरीकों से बिना किसी एग्जाम के या बिना किसी भी कानूनी कार्रवाई के उसे संभालने की प्रक्रिया करे, उसे यह आदेश जारी किया जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया भाई मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको दोबारा रिवाइज कराता हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक व संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हमने पढ़ ली है मूल अधिकार और उसके रिट। अब कल हम पढ़ेंगे इसमें नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो आज का सेशन में यही समाप्त करता हूँ। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, आने वाली हर अपडेट हर वीडियो आपको आप तक पहुंच सके। तो यहीं पे मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।